कई ऐसे केसेज होंगे जो पुराने होंगे, जो इस नए कानून से पहले के होंगे, जैसे कि सलमान खान का मामला हम लेते हैं। घटना होने के बाद में पुलिस ने अगर जांच सही से नहीं किया और जो मामला था उस मामला की गंभीरता के अनुसार मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो ऐसे में फिर कैसे ये तय हो पाएगा कि सही तरीके से मुआवजा मिल पाए या सजा मिल पाए। अब आप ये सोचिए कि 1860 का जो एक्ट बना है तब से कितने वर्ष बीत गए। ऐसे में जो रुपए की कीमत थी वो भी बढ़ चुकी है, हमारी अर्निंग भी बढ़ चुकी है और 2 साल बड़ा कम सजा है। गलत तरीके से कोई गवाही दे दे या पेपर वगैरह ऐसा कुछ होता भी है? कभी कभी ऐसा होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है। आदमी जैसे मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी का मर्डर हुआ है तो गवाह हॉस्टाइल होते हैं। एक ये चीज आम जनता की बड़ी शिकायत रहती है, कोर्ट बहुत भागना पड़ता है, बहुत लंबा समय लग जाता है। कोई अगर ऐसा कर दे जैसा फिल्मों में होता है, उस तरीके से कोई चीख दे तो जज साहब क्या करें? जो पीड़ित होते हैं या जो आरोपित होते हैं, ऐसे मामलों में उनके पास में क्या क्या अधिकार होते हैं, इस बारे में एक बार दर्शकों को बता दीजिए। साल 2024 के आते ही एक नया विवाद देश में देखने को मिला, जब ड्राइवर्स जो हैं उन्होंने हड़ताल शुरू कर दिया कि हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। कारण था जो नया हिट एंड रन केस जो आया है, उसके बाद में ये विवाद शुरू हुआ। आखिर इस विवाद के कारण क्या थे? तो कारण ये थे कि जो नया कानून है उसमें सजा और जो जुर्माने का जो प्रावधान है उसके ऊपर विवाद था। तो इस विषय पे बात करने के लिए कि ये क्या सजा इतना आसान होता है मिलना, या जो जुर्माने दिए जाते हैं वो इतना आसान होता है क्या? इस सब को जानने के लिए हमारे साथ में आर.एन. मिश्रा सर हैं, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और सबसे बेहतरीन तरीके से आपको बता सकते हैं ये कि कोई सजा जो मिलती है वो सजा किन आधार पर दी जाती है, क्या इतना आसान होता है सजा मिलना, या कुछ जो भी चीजें जो कोर्ट प्रोसीडिंग की होती हैं सभी चीजें हम जानेंगे। सर, पहला प्रश्न ये कि क्या इतना आसान होता है किसी को सजा देना? जिस तरह से विवाद हुआ उसके ऊपर में हम जानना चाहेंगे कि बताएं एक बार कि किस किस मान्यताओं पे सजा दी जाती है। देखिए, सजा देना साक्ष्यों पर निर्भर करता है। जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के उपरांत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करती है तो साक्ष्यों को तलब किया जाता है और उसके आधार पर उनके क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। फिर तय होता है कि हाँ ये दोषी है या नहीं है। अच्छा, ये जो नया जो कानून आया है इसमें एक बात यह आई कि 7 लाख रुपए जुर्माने, 10 साल की सजा। तो क्या ये अंतिम सजा होती है कि यही मिल सकता है? ये सजा का क्या मतलब है? देखिए, जो नया अभी बिल तो नहीं, जो एक्ट तो प्रेसिडेंट का एक्शन मिल गया है, तो जो एक्ट में जो प्रोविजन है वो अप टू 10 ईयर्स अप टू 7 लाख है। अप टू का मतलब ये है कि ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है कि वो 10 साल में से कितनी सजा अपराधी को दे रहा है या कितना जुर्माना कोर्ट जो है वो दे रही है। अच्छा, कितने वो श्योर नहीं है कि 10 साल ही मिल सकता है, या हो सकता है कि केस के जो मामले हैं उसके आधार पे, ऑफेंस की ग्रेविटी के आधार पर, एक्यूज के कंडीशन के आधार पर, इन सभी को देखते हुए ये तय होता है कि 10 साल ही सजा देनी है या 10 साल से कम देनी है। क्योंकि 10 साल तो मैक्सिमम सजा हो गया। तो ये तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा है कि 10 साल की मैक्सिमम सजा उसको दी जाए। बाकी उसके ऑफेंस की ग्रेविटी है, एक्यूज की परिस्थिति पे है, जो एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट में जो मारा गया है उसके मतलब परिस्थितियाँ, इकोनॉमिक परिस्थिति, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट्स हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए तब ये सजा निर्धारित की जाती है। अच्छा, ये जो पूरी जांच पुलिस जब मुकदमा पहला, जैसे किसी की इस तरह की हत्या हो गई तो पहला जो मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जो भी साक्ष्य इकट्ठा करे, जिस इन्वेस्टिगेट करे उसके ऊपर एक बात, ये प्रश्न ये उठ के आएगी कि मान लेते हैं कि कोई घटना हो गई, घटना होने के बाद में पुलिस ने अगर जांच सही से नहीं किया और जो मामला था उस मामला की गंभीरता के अनुसार मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो ऐसे में फिर कैसे ये तय हो पाएगा कि सही तरीके से मुआवजा मिल पाए या सजा मिल पाए, या कोर्ट जज क्या देखता है ऐसे सिचुएशन में? देखिए, सब कुछ तो निर्भर करता है साक्ष्यों के ऊपर कि उन्होंने क्या देखा है। बाकी अगर कोर्ट को अपेरेंटली ये पता दिखता है कि हाँ कोर्ट ये पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट री इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर सकती है और उनको सजा भी दे सकती है, जुर्माना उनके ऊपर कर सकती है, डिपार्टमेंटल एक्शन भी उनके ऊपर हो सकता है पुलिस एक्ट में।
अच्छा, ये जो नया अभी जैसे जब ये नया मामला आया है, इससे पहले जो हिट एंड रन केसेज होते थे, तो ऐसे सिचुएशन में जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी, भाग के चला गया, तो क्या उसमें जुर्माना नहीं मिलता था, या जुर्माना किस परिस्थिति में मिलता है? देखिए, जो इंडियन पेनल कोड में हाँ। ये 1860 का बना हुआ है। अच्छा। तो उसमें जो सजा निर्धारित की गई थी वो अप टू 2 इयर्स था, और जुर्माना कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर था। उसमें एक्ट में कुछ भी ऐसा प्रोवाइडेड नहीं था कि कितना जुर्माना उनको देना है। तो सब कुछ कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे था, और अप टू 2 इयर्स जो है इम्प्रिजनमेंट था। अब आप ये सोचिए कि 1860 का जो एक्ट बना है, तब से कितने वर्ष बीत गए। ऐसे में जो रुपए की कीमत थी वो भी बढ़ चुकी है, हमारी अर्निंग भी बढ़ चुकी है, और 2 साल बड़ा कम सजा है। तो इस बारे में कई बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला उठा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि भाई ये जो पब्लिक हेल्थ है ये सबसे बड़ी चीज है, और इसको गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, और स्ट्रिक्टर पनिशमेंट इसमें मिलना चाहिए, और इस बारे में कानून बनाए गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर और लॉ कमीशन में के जो रिपोर्ट आई, उसके बेसिस पर फिर ये नया एक्ट पास हुआ है। तो समय के अनुसार ये मांग थी कि उस चीज को लेकर के बदलाव किए जा सके। बिल्कुल समय के अनुसार। देखिए, समय समय पर अगर लॉ में चेंजेस नहीं होते हैं तो वो फिर मुश्किल होता है। तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में परिवर्तन होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लॉ में भी परिवर्तन जरूरी है। तो इसी आधार पर ये 2 साल को फिर बढ़ा करके 10 साल की सजा दी गई है। अच्छा, मुआवजे का जो जुर्माने की राशि है उसके ऊपर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मुआवजा की राशि जो पीड़ित परिवार होता है उनको दिया जाता है या सरकारी खजाने में नहीं, जाता है? वो तो सरकारी खजाने में जाता है। हाँ। लेकिन कोर्ट का ये डिस्कशन है, एक्ट में ये प्रोवाइडेड है कि कोर्ट चाहे तो उस जुर्माने की धनराशि में से जो पीड़ित पक्ष है उसको भी मुआवजा दिलवाए। अच्छा, जो जुर्माना होता है उसके लिए स्पेसिफिक कोर्ट का आदेश होना जरूरी है। अच्छा, अन्यथा वो धनराशि पूरी तरह से गवर्नमेंट खजाने में जाएगी। तो ये जज के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या लिखता है अपने आदेश में इस तरीके से। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज ये जब इस तरीके की प्रोसीडिंग्स आती हैं तो कोर्ट का, जैसे आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे ना कि गलत क्या है या सही क्या है, या किस तरीके का नहीं, जानते तो नहीं है, लेकिन हाँ जो एविडेंस आता है उस बेसिस पे जो लगता है। हाँ। देखिए, ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो गवाही आ रही है, जो पेपर पे जो एविडेंस है वो 100% सही हो। अच्छा। क्योंकि जस्टिस देखिए पूरी तरह से पेपर जस्टिस होता है, क्योंकि हम स्पॉट पे नहीं जाते, हमें नहीं जानते कि हाँ असलियत क्या है, लेकिन जो सामने रिकॉर्ड पे जो आ रहा है उसी बेसिस पे सारा सब कुछ तय किया जाता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि गलत तरीके से कोई गवाही दे दे या पेपर वगैरह ऐसा कुछ होता भी है? कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है, आदमी जैसे मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी का मर्डर हुआ है, तो गवाह हॉस्टाइल होते हैं, वो झूठी तो बोलते हैं, या तो वो पुलिस ने उनको जबरदस्ती गवाह बनाया और यहाँ आकर के उन्होंने सही बोला, या दूसरी रिवर्स पोजीशन ये है कि आकर के इन्होंने झूठ बोला। अच्छा, गवाही बनने का क्या नियम होते हैं? जैसे अगर पुलिस ने मुझे दबाव बनाया तो मैं दबाव में आकर के कोई गवाही नहीं दे सकता, या ऐसा कोई नियम है क्या? नहीं, आप दबाव कभी कभी पड़ता है कि हाँ आप गवाह बनिए, लेकिन आजकल की जो स्थिति है कि लोग गवाही देना नहीं चाहते। क्या कारण? लोग इससे भागते हैं। देखिए, आप एक्सीडेंट का केस ही ले लीजिए। अब एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, वो सड़क पर अधमरा पड़ा हुआ है, लेकिन लोग जो कानूनी पेचीदगियां हैं, जो बार बार कोर्ट में अपीयरेंस का है, थाने जाने का है, लोग इन सब झमेलों से बचना चाहते हैं। कुछ पुलिस का हैरेसमेंट होता है, तो सारी चीजों को देखते हुए आदमी कतराता है कि नहीं
हमें गवाही नहीं देनी है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में गाइडलाइंस इशू किए हैं कि भाई जो आई विटनेस नहीं है किसी एक्सीडेंट का, उसको आप परेशान न करिए। एक बार अगर वो आ जाता है, उसका सारा, अगर वो मना करता है कि हम अपना डिटेल नहीं देंगे, अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो उसको आप फोर्स मत करिए, क्यों, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आए। अगर ऐसी कोई बात है तो वो रिपोर्ट करें। जैसे मान लीजिए कम से कम एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कि आदमी पड़ा हुआ है, कोई उठा के ले जाए। आदमी इस वजह से नहीं उठा के ले जाता है, कल हमको पुलिस ने गवाह बना दिया और हम परेशान हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में तमाम गाइडलाइंस दिए हैं कि भाई अगर वो आई विटनेस नहीं है तो उनको एक बार बुलाइए थाने, दोबारा नहीं बुलाइए। जो कुछ भी आपको चाहिए डिटेल आप उस समय ले लीजिए। अच्छा, फर्जी तरीके से जो गवाही देते हैं उसमें क्या लॉ में क्या नियम है, किस तरीके से सजा का भी प्रावधान है? उसमें है कि उनका प्रोसिक्यूशन होता है। अच्छा। उनके खिलाफ केस दर्ज करके कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू करेगी। अच्छा, उनको भी सजा सुनाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं, तो इस बारे में भी प्रोविजन है। वो उनको भी सजा, उनका केस चलेगा, अगर पाया जाता है तो उनको भी सजा मिलेगी। मतलब ऐसा लोगों, दर्शकों को ये बात जान लें कि अगर आप इस तरह के कभी मामले में फंसते हैं, हाँ, गलत तरीके से आप तथ्यों को पेश ना किया जाए, ये बात। अच्छा, एक ही जो अभी जो नया नियम जो हिट एंड रन मामले में जो आया है, तो इसको लेकर के आप, क्योंकि आप रिटायर्ड हो चुके हैं जज, तो आपको क्या लगता है कि सही था या पहले आ जाना चाहिए था, या क्या कुछ इस बारे में? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो 304A है, जिससे रैक एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग की वजह से किसी की डेथ होता है, तो उसमें केवल 2 साल की सजा का प्रोविजन है। तो ये एक्ट कब बना था? आईपीसी 1860 का बना हुआ है। तो कितने साल हो गए? अंग्रेजों के जमाने के हैं। तो ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो अगर आज आया है तो हमें वेलकम करना चाहिए उसका। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि क्योंकि आम जनता बहुत जुडिशरी से बहुत दूर का रिश्ता होता है, तो एक पत्रकार जो होता है वो एक कनेक्शन हो सकता है। तो एक मैं वैसे आपसे जानना चाहता हूँ कि जितने भी नियम हैं या जितने भी लॉज हैं जो भी, तो सब आप लोग रटा होता है कि याद होता है, कैसे करते हैं हम लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप अपना काम कर रहे हैं तो काफी चीजें आपके ध्यान में हमेशा रहता है। हाँ। जो जिसका बार बार रिवीजन होता है, हाँ, तो वो याद तो हो ही जाता है। अच्छा। लेकिन उसके लिए एक्ट बना हुआ है, उसके लिए लॉ बुक्स हैं, कमेंट्री है। हर तो तुरंत जैसे कुछ मामला हो तो तुरंत हम खोल के किताब देख लें। हमको आइडिया है कि ये कहाँ मिलेगा। हाँ। तो किताब में देख लिए तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बेंच वाला क्या सिस्टम है? जो कहते हैं डिविजनल बेंच है या अकेले कोई है, जो वो बेंच वाला क्या सिस्टम है, वो एक बार बता दीजिए कि बेंच का क्या मतलब होता है? देखिए, ऐसा है कि हाई कोर्ट रूल्स में ये इस प्रोविजन है कि कौन से केसेस सिंगल बेंच में जाएंगे, कौन से डिवीजन बेंच में जाएंगे। अगर एक जज बैठता है तो उसको सिंगल बेंच कहते हैं, और 2 जज बैठता है तो उसको डिवीजन बेंच कहते हैं, और 2 से अधिक है तो उसको फुल बेंच कहते हैं। तो ये हाई कोर्ट रूल्स में प्रोवाइडेड है। मोटा मोटा आप ये आम भाषा में ये जानिए कि जो बहुत हल्के मैटर हैं वो सिंगल बेंच में रहते हैं, जो बहुत सीरियस हैं वो डिवीजन बेंच में जाते हैं, और जहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इन्वॉल्व है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, तो हर जगह ही है। लेकिन ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन का इन्वॉल्वमेंट है, सीरियस मैटर है, तो फुल बेंच में जाता है। अच्छा, फुल बेंच में या जो डबल बेंच होता है, तो कभी किसी फैसले को लेकर के जजों के बीच में विवाद होता है, यार तुम ऐसे नहीं, ये होना चाहिए, या ये सजा में इस तरीके से देना चाहिए, ऐसा कुछ 2 विवाद होता है कभी? नहीं, देखिए, अगर ऐसा है तो हर जज को ये ऑप्शन है कि वो अपना अपना फैसला सुनाए। अच्छा। और अगर दोनों में कंट्राडिक्शन है तो तीसरे को सौंपा जाता है। किसी भी अधिकारी को, जो पुलिस अधिकारी हैं, किसी ऑफिसर्स को ऐसे तुरंत आप तलब नहीं कर सकते कोर्ट में। तो एक इस बारे में बताइए कि क्या नियम होते हैं जिस किसी अधिकारी को जब आप कोर्ट में बुलाते हैं, क्योंकि एक अधिकारी जो निरंकुश हो जाए उसको कोर्ट ही सही तरीके से हैंडल कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए, क्या तरीका है? देखिए, कोर्ट के सामने उस अधिकारी का आदेश सामने होता है, और उसके बेसिस पे ये कोर्ट जज करती है कि ये आदेश सही है या गलत है ना। अब अगर मान लीजिए कि उस
कोई कंडक्ट ही क्वेश्चन में है, उस अधिकारी का कंडक्ट इन क्वेश्चन है, तो फिर उस अधिकारी का तलब करना तो जरूरी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि ऐसा नहीं है, अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए उसको मत बुलाइए, बल्कि अगर उसका कंडक्ट इन क्वेश्चन है, अगर वो ऑर्डर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड करता है तो उसको बुलाइए, उससे एक्सप्लेनेशन। लेकिन हर आदमी, हर अधिकारी का अपना सम्मान है। अगर कोर्ट में बैठे एक जज का अपना सम्मान है, तो एक अधिकारी का भी सम्मान है। उसको रखते हुए आप देखिए, उसे सामंजस्य बिठा के काम करना चाहिए सर। अच्छा, कोई सजा ऐसा सुनाने के बाद लगता है कि ये इस सजा को सुनाने में कुछ गलत रह गया या कुछ ऐसा, बाद में कभी चिंतन करते हैं इस बारे में लेकर के? कोई भी ऐसे मोमेंट्स कम ही आते हैं, क्योंकि सब कुछ विचार करने के बाद, गहन अध्ययन के बाद ही फैसला सुनाया जाता है। ऐसा नहीं हल्के से सुना दिया जाए और फिर हम उससे कहें कि नहीं अब ऐसा नहीं, हम ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ये जो हमेशा कभी ऐसा होता है, मान लीजिए कोई प्रोविजन है जो ओवरलुक हो गया है, तो रिव्यू पिटीशंस पढ़ते हैं, तो उस पर विचार किया जाता है। एक ये चीज आम जनता की बड़ी शिकायत रहती है, कोर्ट बहुत भागना पड़ता, बहुत लंबा समय लग जाता है। देखिए, अब ये तो आप समझ ही रहे हैं कि केसेस कितने बढ़ रहे हैं। और अगर आपने देखा हो, कल ही मैं देख रहा था कि 2014 से पहले और 2014 के बाद के PIL के केसेस में कितने % की वृद्धि हुई है। तो ऐसे केसेस में जहाँ की नंबर ऑफ केसेस बेतहाशा फाइल हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, और जजेस की संख्या उतनी नहीं है, तो जज भी तो आखिर एक ह्यूमन बीइंग ही है। कितना देर काम करना पड़ता है वैसे एक जज को? आप लोग कितने देर काम करते हैं जो कोर्ट में थे तब? सोने के सिवा तो बाकी समय हम लोग काम पे ही रहते हैं। इतना ज्यादा रहता है काम? हाँ, आप ये देखिए कि 10 to 5 तो कोर्ट में ही होता है, आदमी काम हियरिंग करता है। फिर उसके बाद आपको फाइल का अध्ययन करना है, और कंसर्निंग जो लॉ हैं उनका अध्ययन करना पड़ता है। फिर आपको फैसले लिखाने होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ज़्यादा टाइम तो आज जजेस का जो है इसी में बीतता है। आम जनता का फिल्मों को देख करके बहुत कोर्ट के बारे में और जजों के बारे में जो एक इमेज बनाते हैं कि जैसा फिल्मों में होता है, वकील चीख के बोलता है, जो फरियादी होता है वो फिल्म तो फिल्म है। फिल्म तो फिल्म है, उसमें कुछ अगर एंटरटेनिंग कुछ उसका पुट नहीं देंगे तो पब्लिक को तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मतलब कुछ थोड़ा होना चाहिए एंटरटेनिंग। तो ऐसा नहीं है, कोर्ट, रियल कोर्ट में और फिल्मी कोर्ट में बहुत फर्क होता है। अच्छा, कोई अगर ऐसा कर दे जैसा फिल्मों में होता है, उस तरीके से कुछ चीख दे, तो जज साहब क्या करें? देखिए, ऐसा है कि आप को कोर्ट में चीखना अलाउड नहीं है, तो कंटेम्प्ट है। आप जो कोर्ट में रहते हैं तो उसको कोर्ट का सम्मान करें। सजा सुनाया जाता है कोर्ट? बिल्कुल तो है, प्रोविजन है कि आप तुरंत सजा सुना सकते हैं। अभी आप मोदी जी से मिले थे, मैंने आपको फोटो देखी थी। क्या बात हुई, क्या क्या डिस्कशन किया? और क्योंकि आप उनके लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, तो क्या उस बारे में बात हुई कुछ? देखिए, मेरी वाइफ, उनका ये था कि मोदी जी की वो बड़ी फैन है। उनका ये था कि मोदी जी से मिलना है। तो खैर मोदी जी से मुलाकात हुई और काफ़ी समय दिया उन्होंने। हम लोग तो ये सोच करके गए थे कि शायद 10-15 मिनट का समय बहुत है प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने करीब 40 से भी ज़्यादा मिनट का समय दिया। तो ये उनकी महानता है। तो ज़्यादातर समय, क्योंकि मैं बनारस को बिलोंग करता हूँ, बनारस उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उन्होंने बनारस के बारे में काफ़ी कुछ बातचीत की। जो बनारस में परिवर्तन हुआ है, जो शहर को उन्होंने जो वादा किया था कि हम उसका स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो स्मार्ट सिटी तो वाकई काफ़ी कुछ काम हुआ है। और अब तब के बनारस में और आज के बनारस में बहुत अंतर है। तो इन्हीं सब बारे में ज़्यादातर बातचीत हुई। और बाकी हमारी पत्नी जो अपना सिंगर हैं, वो गाती वाती हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत आप अच्छा काम कर रही हैं संगीत के बढ़ाने में। और उन्होंने राम भजन काफ़ी गाए, 14 भाषाओं में उन्होंने राम भजन गाया है।
तो ये सब काफी बातचीत हुई इस बारे में। तो वापस आते हैं दोबारा हिट एंड रन मामले में कि जो पीड़ित होते हैं या जो आरोपित होते हैं, ऐसे मामलों में उनके पास में क्या क्या अधिकार होते हैं, इस बारे में एक बार दर्शकों को बता दीजिए, ताकि इस जो विवाद चल रहा है उसको मोटा मोटी वो समझ पाए चीजें हैं क्या। देखिए, कोई भी जो क्राइम होता है वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी होती है, तो इसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोगों का प्रोसिक्यूशन हो, उनको दंड मिले। और इसमें जो पीड़ित पक्ष होता है वो इंस्ट्रूमेंटल होता है, वो एफआईआर करता है तो और सजा उसको दिलवाए अपराधी को। और इसके अलावा वो कंपनसेशन के लिए भी कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है, और कोर्ट अगर मुनासिब समझती है तो कंपनसेशन देती है। दूसरा ये है कि जो ऐसे केसेस में मोटर व्हीकल एक्ट में भी प्रोविजन है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करे, और अगर व्हीकल का पता नहीं लगता है तो हिट एंड रन के केसेस में जहाँ की व्हीकल नोन नहीं है तो उसमें ये है कि पहले तो 25,000 था, लेकिन लास्ट ईयर अभी 2022 में इसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया, तो कंपनसेशन उसको मिल सकता है। जो पीड़ित परिवार होते हैं कंपनसेशन के लिए कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो ये मिथ जो लोगों में फैला कि ये जैसे हम अगर कोई हिट एंड रन आता है तो कोई मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट किन किन चीजों को देख सकती है कि भाई आपने भाग गए, तो क्या भाग जाना ही सिर्फ सजा का कोई एक वो हो सकता आधार हो सकता है क्या? नहीं, सजा का आधार नहीं है, लेकिन जब आप भाग जाते हैं तो जब आप पनिशमेंट देते हैं तो एक ये फैक्टर होता है कोर्ट के दिमाग में कि भाई ये मौके से भागा हुआ है, तो ये इसका जो क्रिमिनल इंटेंट है या ये कहिए कि अपराध को छुपाने का जो इंटेंट है वो अपनी जगह है, तो उसको कंसीडर करती है। अच्छा, ये भी एक कारण हो सकता है कि जैसे क्योंकि जब हम किसी को हिट करते हैं सबसे पहला रिस्पॉन्ड करने वाला व्यक्ति वहाँ पे वही मौजूद होता है और वो व्यक्ति की जान बचा सकता है, इसको भी आधार बना जा। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अभी जो नया एक्ट पास हुआ है उसमें 106 है, उसमें 2 कैटेगरी दिया हुआ है, और शायद ये ध्यान में था जो फ्रेम करते समय एक्ट कि अगर आप वहाँ रुकते हैं, एफआईआर करते हैं तो आपको 5 साल की सज़ा है, और अगर आप भाग जाते हैं तो आपको 10 साल की सज़ा है। तो जाहिर सी बात है दोनों में अंतर है, और आपके अपराध जो इम्प्रिजनमेंट है उसमें अंतर है, जुर्माने में अंतर है, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, एक चीज़ और ये आती है बात कि भाई अगर मेरे से दुर्घटना हुआ तो मैं फिर अब खड़े होकर के मैं खुद अपने आप में क्यों मुकदमा दर्ज करवाऊं? नहीं, खड़ा होना जरूरी नहीं है। देखिए आजकल आपने सुना होगा, सही क्वेश्चन पूछा आपने। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आदमी वहाँ रुक जाए, चाहे ट्रक ड्राइवर है चाहे मोटर 4 व्हीलर का कोई ड्राइवर है, वो रुकता है तो वहाँ पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, मारपीट की नौबत आ जाती है, उसके लिंचिंग की नौबत आ जाती है। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ मौके पर खड़े होकर के आप देखें। अगर ऐसी स्थिति है तो आप आगे जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ जा कर के आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे इन परिस्थितियों में ये एक्सीडेंट हुआ है। अब वो व्यक्ति अधमरा वहाँ पे है या इंजर्ड वहाँ पे है तो पुलिस तुरंत स्पॉट पे पहुँचती है और उसको हॉस्पिटलाइज कर सकती है, उसका जान बच सकता है। अच्छा, परिस्थितियाँ जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी का दुर्घटना हुआ और परिस्थिति में जो जिसको चोट लगी गलती उसकी है, तो कोर्ट या पुलिस इस चीज को भी तो कंसीडर करती होगी ना कि गलती उसके सामने की रही है। ये तो एविडेंस की बात है ना कि गलती किसकी है, पुलिस इसीलिए तो इन्वेस्टिगेट करती है। ऐसे सिचुएशन बचा भी जा सकता है, कोई आरोपित जो जिससे लगी है चोट वो बच क्यों नहीं हो सकता है ऐसा। तो ये दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है कि कुछ जैसे सिचुएशन में होता है कि कोई, जैसे मैं अगर बाइक से जा रहा हूँ और कोई पैदल जा रहा है जो शराब पिया हुआ या किसी तरीके से बदहवास स्थिति में है, वो मेरे गाड़ी के आगे आ जाए। अब ये देखना है कि भाई आप क्या उसको इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। अब अगर वो शराब पी के जा रहा है तो उसका ये कोई ऐसा नहीं कि आप उसको उड़ा देंगे। आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं और आप कहिए कि अगला शराब पिए हुए थे, तो आप
आपका भी तो बिहेवियर देखना होगा, उसका भी बिहेवियर देखना होगा, उस आधार पे ये जज करना होगा। ये यानी कि आपकी स्पीड, आपकी गलती किसी तरीके से ना हो, उसके घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रक ड्राइवर के साथ में एक और समस्या आती है कि उनकी ड्यूटी जो होती है बहुत ज्यादा समय के लिए होता है। जैसे सुनने में कि 12-12 घंटे लगातार वो चलते चले जा रहे होते हैं, शराब के नशे में भी वो होते हैं। तो ये इसमें आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस की भी जरूरत है कि ट्रक ड्राइवर्स को अवेयर किया जाए, या जो ज्यादा दूरी पे चलने वाले लोग हैं उनको अवेयर किया जाए, ऐसा? हाँ बिल्कुल जरूरी है। अब तो गवर्नमेंट ने भी ये अब बनाने जा रही है कानून कि भाई आप कितने आवर्स तक आप ड्यूटी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सामान गुड्स लेके जाइए और 12-14 घंटे तक आप ड्राइविंग कर रहे हैं, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप टायर्ड हैं, 14 घंटे 15 घंटे आप लगातार आप चलाए जा रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि आप टायर्ड होंगे, आपको नींद आएगी, फिर उसको अवॉइड करने के लिए आप ड्रिंक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट इस बारे में विजिलेंट है। अभी एक और चीज़ बहुत अच्छा भारत सरकार ने किया है कि दर्शकों को जाना जरूरी है कि जितने भी ट्रक के कैबिन्स हैं ना, उनको एसी बनाना एसी है। करा 2025 तक अल्टीमेटम दिया है। और इससे हो सकता है कि बहुत स्थिति तक जो आराम महसूस करें लोग, वो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अब हम अगले पड़ाव में चलते हैं जिसमें हमारे जो साथी पत्रकार हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे किसी विषय को लेकर के कि जो भी चीजें, क्योंकि हो सकता है जुडिशरी को लेकर के बहुत सारे मन में प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन। रोज मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से, मेरे साथ मेडिकल इमरजेंसी है, मैं कोशिश में हूँ कि 10 मिनट की जर्नी को 8 मिनट में कवर करूँ, और इन दैट केस अगर मेरे साथ एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? मुझे रुकना चाहिए या मूव करना चाहिए? देखिए, ओवर स्पीडिंग तो अपने आप में भी अपराध है, तो गलती तो आप कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट आपसे हो जाता है तो अगर पॉसिबल है तो उसको हॉस्पिटलाइज कराइए, एम्बुलेंस को फ़ोन करिए। अगर आप ये समझते हैं कि वहाँ रुकना आपके लिए खतरनाक है, हो सकता है कि आपके लाइफ को खतरा पहुँचे, तो ऐसे में आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाइए, उनको बताइए कि ऐसे ऐसे है, फ़ोन से उनको सूचित करिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे फास्ट ट्रायल कोर्ट्स होती हैं जिसमें और भी जगह कंट्रीज़ में होता है, कहते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर वहाँ जजमेंट हो जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं जिसको हम फास्ट ट्रायल कोर्ट पे देखते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा खिंचती हुई चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके देखिए, बाहर ये कंट्रीज़ में पेंडेंसी उतनी नहीं है। यस, यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ज़रूर बन गई हैं, लेकिन वो मोर और लेस वो रेगुलर कोर्ट बन चुकी हैं। क्यों? क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा हैं कि एक दिन में 2 दिन में उनका ट्रायल कंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक तो जजेस की कमी है, और दूसरे जो नंबर ऑफ केसेज हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है कि जैसे कि अगर उसका डेथ नहीं हुआ और वो जिसने हिट किया वो भाग गया, फिर भी क्या उस पर यही कानून लागू होगा? नहीं, उसके लिए अलग कानून है। देखिए, 106 सब क्लास 1 में ये है कि अगर आप भागते नहीं हैं, रिपोर्ट करते हैं, मौके पर रुकते हैं, तो आपको 5 साल की सजा है। अगर इन केस डेथ नहीं होती तो? डेथ नहीं, मैं डेथ के बारे में बता रहा हूँ। और अगर आप भाग जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है और आप भाग जाते हैं, पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो 10 साल की सजा है जी। लेकिन अगर केवल इंजरी है या ग्रीवियस हर्ट है, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 125 है जो नए कानून का, उसमें अलग प्रोविजन है, उसमें 5 साल की सजा है ग्रीवियस हर्ट में। अच्छा, तो मतलब ये कानून तो मतलब अगर आप भाग जाते हैं तो भी आपको ये केवल डेथ केस में है। अच्छा, ये सिर्फ केवल डेथ केस में, इंजरी केस में ज्यादा घबराने वाली बात तो है। एक अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि जैसे कई ऐसे केसेज होंगे जो पुराने होंगे, जो इस नए कानून से पहले के होंगे, जैसे कि सलमान खान का मामला हम लेते हैं या कुछ भी ऐसा, तो उस केस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि बाकी के प्रोसीडिंग्स जो उनके हुए हैं वो पुराने लॉ के अनुसार हुए। नए केसेज जो आ रहे हैं वो तो नए कानून के साथ में होंगे, तो पुराने केसेस पे क्या फर्क पड़ेगा कानूनन? देखिए, पहले तो ये कि अभी ये कानून लागू नहीं है। अच्छा, हाँ। जब ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का होगा तो फिर ये लागू होगा। जिस दिन से ये नया कानून लागू होगा, उसके पहले के केसेस पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। वो जो ओल्ड एक्ट है उसी के अनुसार उसका ट्रायल होगा, और जब ये लागू हो जाएगा तो उसके बाद के केसेस के में नए एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे।
ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी था क्योंकि हम लोग कुछ ड्राइवर से मिल रहे थे, उनका ये कहना है क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोई पुराने केसेस चल रहे थे, उनका ये प्रश्न था कि उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। उनके ऊपर उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर वही जो पुराने प्रोविजन है वही लागू होंगे, और अभी तो ये लागू ही नहीं हुआ है एक्ट। तो इस प्रश्न के साथ हम खत्म करते हैं और दर्शकों के जो क्लियर जो चीजें हुई वो ये कि अगर आपके पुराने केसेज हैं वो नए नियम के अनुसार नहीं होंगे, जो पुराने केसेज हैं वो आपके पुराने मामले ही चलते रहेंगे। उसके बाद बहुत सारे सर्कमस्टांसेज हैं जहां पर आपको छूट भी मिल सकती है, अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको कोई सजा भी नहीं मिलेगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है नए हिट एंड रन जो केस का जो नया कानून आया है उसके बाद में। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको सुविधा मिल सकती है। अगर आप खुद बताते हैं कि आपके साथ दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति कोई हुआ है और किसी कारणवश वो घायल हुआ है, अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो आपको कानून के अनुसार छूट भी मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि आप ही की गलती माना जाए, हो सकता है कि जांच में सब चीजें क्लियर हों और आपकी गलती ना हो और आप बड़ी भी हो जाए। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।